नमस्कार। आज एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ हमारे वरिष्ठ शिक्षाविद, समाजसेवी और कई पीढ़ियों के निर्माता प्राध्यापक उपस्थित हैं। आज का विषय है आप सबके स्वागत के साथ साथ एकल परिवार, सामाजिक आर्थिक आयाम। परिवार कितना महत्वपूर्ण है, लालन पालन, विकास, संवर्धन, संस्कार, संस्कृति, अनेक संदर्भों में परिवार की जिम्मेवारी, परिवार का दायित्व और परिवार एक इकाई होने के बावजूद राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य और मनुष्यता के विकास में उसकी जो महती और अहम भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कल तक जो परिवार की अवधारणा थी, कल तक का जो हमारा परिवार होता था, विशेष रूप से भारतीय परिवार, हम साझेपन की संस्कृति को आदिकाल से जीते रहे हैं। हम सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा चिंतन, हमारा दर्शन और हमारा जो आर्ष वैभव है, सब में सामूहिकता का और साझेपन का जो एक विराट भाव है। हम देवता की भी परिकल्पना करते हैं तो देवता का भी एक परिवार है, सबको एक परिवार के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ जंतु विज्ञान के भी, जीव विज्ञान के भी प्राध्यापक हैं, वनस्पतियों के को भी परिवार के अंतर्गत देखा गया है। और परिवार की जो भूमिका है, परिवार की जो स्थिति है और परिवार में एक दूसरे को सहयोग करते हुए, दुख सुख में भागीदार होते हुए, आरे वक्त पर काम आते हुए, अर्थ कम ही हो लेकिन जब प्यार मिलता है, संबल मिलता है, स्नेह मिलता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी आदमी अपने दुख दर्द को भूल जाता है। एक शेर के साथ मैं आप लोगों की ओर मुखातिब होना चाहूँगा कि सलीके से हवाओं में यूँ खुशबू सी घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में यूँ खुशबू सी घोल देते हैं, कुछ लोग अब भी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते। स्वागत करता हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, आपका डॉक्टर मनेंद्र कुमार जी का स्वागत है और साथ ही साथ समाज सेवी प्राध्यापिका डॉक्टर रागिनी रानी का स्वागत है। सबसे पहले आप समाज शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं, आपने परिवार को गांव से लेकर शहर तक, एकल से लेकर सामूहिक परिवार तक को देखा है, जिया भी है। आपके दादाजी के समय का परिवार और आपके बाद की पीढ़ी के पारिवारिक जो स्थिति है उसकी, इस समय जो बंटवारा है, जो फर्क है, उस फर्क को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं? परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण है। परिवार के कई प्रकार हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग संयुक्त परिवार, एकल परिवार की बात करते हैं। लेकिन जब हम जनजातीय समाज की बात करते हैं तो वहाँ भी जैसे बहुपति विवाही परिवार है, बहुपत्नी विवाही परिवार है, नवस्थानीय परिवार है, द्वयस्थानीय परिवार है, मातृस्थानीय परिवार है। इस तरह से बहुत सारे परिवार हैं। लेकिन मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ पूर्व से संयुक्त परिवार की प्रथा चली आ रही है। और काम क्योंकि सभी कृषि पर आधारित थे, इसीलिए न उतना कम्युनिकेशन था, न उतना माइग्रेशन था, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी और उतने में ही काम चल जाता था, सारे लोग उसी में, और परिवार एक जगह थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जमीन तो सीमित ही रह गया, बड़े बड़े कारखाने खुले, बाहर जाने का मौका काम करने के लिए, आय के लिए, और इसके चलते वो लोग, लेकिन फिर भी वो निकलते थे तो सिर्फ अपने अकेले जाते थे, परिवार वहीं रहता था, पत्नी हैं या बच्चे हैं, सब रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वह जो है सो अब अपनी पत्नी और बच्चे को भी ले जाने लगे, और इसके कारण यह हुआ कि परिवार जो है सो धीरे धीरे एकल होता चला गया। कि मतलब उसकी आय जो पहले घर में आती थी, जैसे संयुक्त परिवार का था कि उसमें आप कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, संपत्ति पर सभी लोगों का समान अधिकार है, एक पूजा घर है, एक भोजनालय है, एक छत के नीचे रहते, तो वह सिस्टम चेंज हो गया।
अब क्योंकि वह जब बाहर रहने लगे तो स्वाभाविक है कि वो एक छत के अलग अलग भोजन बनने लगा, परिवार अलग रहने लगा। हाँ, आर्थिक रूप से विकेंद्रीकरण हो गया। जो पहले जो सारा आय घर में आता था और उसका विकास हुआ जो है सो धीरे धीरे अब वो कहता है कि हमारे पास तो बचता ही नहीं, हम घर में क्या देंगे। तो यह जो है सो आर्थिक रूप से इस स्थिति में आया। दूसरी बात यह आई जब यह एकल परिवार की स्थिति आई कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। एकल परिवार का यही है कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, और विवाह होते ही फिर वो लड़का अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, नौकरी के लिए या जहाँ भी है। लेकिन इसका कारण, इसका जो सबसे बड़ा समाज पर यह पड़ा कि बच्चे के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जो बच्चे को संयुक्त परिवार में बच्चे की देखभाल बड़े बुजुर्ग माता पिता देखते थे, जो उसको संस्कार जो है देते थे कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। अब माता पिता के पास इतनी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे, क्योंकि दोनों अब जॉब कर रहे हैं, यह एक नया जो जिसके कारण बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं होता, जिसके कारण उसमें डाइवर्शन होता है, वह गलत रास्ते पर चला जाता है, चाहे वह निम्न आय वर्ग के हो या उच्च आय वर्ग के हो, क्योंकि उनकी देखभाल सही ढंग से उस बच्चे का नहीं हो पाता है। कि वह अगर स्कूल, हम ठीक है पैसा है हमारे पास, हम उसको 5 लाख रुपया डोनेशन देके अच्छे स्कूल में रख दिया, अच्छा ट्यूशन रख दिया, लेकिन क्या वह स्कूल में पढ़ा या नहीं पढ़ा। पहले तो गार्जियन के भय से बच्चे देखते थे कि पिताजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ के आए हो। और आज यह स्थिति कि बच्चे वो पढ़ रहे हैं या नहीं स्कूल में, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आपके पास समय नहीं है कि आप उस बच्चे को देख सके। आप अपना पूरा आय उस पर लगा रहे हैं। वह गलत रास्ते पर नशीली पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहा है। आप कभी उसको यह चेक नहीं करते कि वह बच्चे पढ़ के आया तो क्या पढ़ा। आप तो दे दिया कि हाँ ट्यूशन पर हमने बच्चे को रख दिया। क्या आपने कभी उसके स्कूल बैग को चेक किया उसके बैग में कोई नशीली पदार्थ तो नहीं है, कोई गलत सामान तो अपने दोस्त का चुरा। पारिवारिक संरक्षण, देख रेख और उचित, तो इसीलिए परिवार को जो नियंत्रण सबसे प्रमुख अंग माना गया कि परिवार जो है सो अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा नियंत्रित करने की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। समाज का अगर परिवार अगर नहीं नियंत्रण करे तो समाज में जो अराजक की स्थिति है, अपराध की घटनाएं, ये सारे चीज़ जो है सो परिवार का नियंत्रण का कमज़ोर होना, कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि अगर हर परिवार अपने बच्चे को अगर नियंत्रण करे तो समाज में कभी अराजक स्थिति नहीं आई। संस्कार और संस्कृति के जड़ से भी बच्चे कट रहे हैं। दादा दादा नाना नानी सबसे संबंधों का कितना बड़ा समूह हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि वीरेंद्र बाबू ने कहा कि पति पत्नी और बच्चे में परिवार सिमट कर रह गया है। रागिनी ईरानी जी हमारे साथ हैं। एक स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक स्त्री कई कई कुलों को जोड़ कर चलती है। वह संबंधों के बड़े विराट संसार को जीती है। उनके सामने उनकी बहनें भी होती हैं, उनकी नंदें भी होती हैं, उनकी बड़ी बहन भी होती हैं, छोटी बहन भी होती हैं, परिवार में भी भाइयों की पत्नी भी होती हैं, सास भी होती हैं। तो कितने संबंधों का निर्वाह करती हुई क्या एकल परिवार और सामूहिक परिवार दोनों की बनती बिगड़ती स्थिति के लिए स्त्री का दायित्व, स्त्री की भूमिका और स्त्री का महत्व कितना है। ऐसे में स्त्री की जो भूमिका हो जाती है कि किस तरह से परिवार को सामूहिकता में हम बचा कर रखें, ताकि हमारे बच्चे जिनको हम अर्थ के प्रभाव से ट्यूशन में तो लगा देते हैं, लेकिन हम उनकी उचित देख रेख नहीं कर पाते हैं। एक पिता जिस तरह से बच्चे से संवाद करता है, उससे अलग आत्मीयता से जुड़कर दादा उससे संवाद करते हैं, उसकी नानी संवाद करती हैं, दादी संवाद करती हैं। तो रागिनी जी, आप परिवार को जीती हैं, परिवार को देख रही हैं, और एक स्त्री होने के नाते उसमें भी भारतीय स्त्री पाश्चात्य से यह धीरे धीरे अर्थोपार्जन और स्वार्थपरता के कारण परिवार की जो टूटन है, इसको किस तरह से फिर हम उसी सामूहिकता की ओर वापस ले चले। क्या सामूहिकता इतना बेमानी हो गई है? इन संदर्भों में आप क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त परिवार हमारी पहले हुआ करती थी। संयुक्त परिवार में हम महिलाएं भी सुरक्षित रहा करते थे और महिलाओं का सही में बहुत योगदान हुआ करता था संयुक्त परिवार में। लेकिन आय की कमी, दूर दराज पति का सर्विस पे चले जाना महिलाओं को अच्छे घर, भरे पूरे घर को भी छोड़कर जाने को मजबूर करता रहा है, और यह धीरे धीरे एकल परिवार में परिवर्तित होता चला गया।
महिलाओं में शुरू से ही थोड़ी शिक्षा की कमी रही है। शिक्षा की कमी के कारण उनकी सोच भी थोड़ी सीमित हो जाया करती थी, जो अभी संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण बना था। महिलाएं चाहे तो इसको सहेज सकती हैं अब, लेकिन महिला भी आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहती हैं और एकल परिवार में आने के बाद वो स्वतंत्र हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनके किसी भी मसले में कोई दूसरा जन हस्तक्षेप करे। तो आर्थिक और पूरी तरह से वो स्वतंत्रता चाहने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा गलत प्रभाव पड़ा है हमारे बच्चों पे, कि हमारे बच्चे अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं मान पाते हैं, क्योंकि वो दिन भर अकेलापन के शिकार होते हैं। पहले से जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो हम लोग सब भाई बहन मिलके खेलते थे। अभी बच्चों को खेलने को कुछ नहीं है, तो वो टीवी या मोबाइल में अपने आप को उलझाते हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, दिशा भ्रमित हो गया है। उससे सहनशीलता की भी कमी होती जा रही है और बढ़ती महंगाई, यह दोनों इस तरह से उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है कि महिलाएं भी अपने आप को स्थिरचित नहीं रख पाती हैं। वो चाह के भी अपना घर नहीं संभाल पा रही, क्योंकि दोहरी भूमिका उनको जीनी पड़ रही है। एक ओर तो उनका जॉब है, दूसरी ओर उनका परिवार है। तो उनके बच्चों का रख रखाव कैसा हो रहा है, जिस पर ध्यान नहीं जाता है। पहले हमारे दादा दादी नाना नानी इस कार्य को बहुत अच्छी तरह संभालते थे, या यूँ कहें कि वो हमारे संस्कृति के धरोहर रहे हैं। उन्होंने जो अपनी दादियों से कहानी सुनी थी, वो कहानी हम लोग के साथ शेयर करती थी, फिर हम अपने पोते पोतियों के साथ उस कहानी को शेयर करते हैं। तो बच्चे हमारी संस्कृति को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और एक लगाव महसूस करते हैं। आज हमारे बच्चे इस संस्कृति से बहुत दूर हैं। उन्हें दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा इन सब का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत वो साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। इसको फिर से अगर हम वापस लाना चाहें कि हम फिर उसी सामाजिक इसमें बंधें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टी होती है, जाड़े की छुट्टी होती है, उस छुट्टी में हम लोग एक प्लान करें कि हम सभी परिवार के सगे संबंधी एक जगह इकट्ठा हों, ताकि बच्चे उसका रसास्वादन करें कि दादी क्या होती है, दादी की कहानियों में कितना दम होता है, या जो संस्कार दादा दादी हमारे अंदर देते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार फिर हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग अपने पूर्व काल की ओर बढ़ सकते हैं। आर्थिक दबाव, बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं और महंगाई के कारण स्त्रियां चाह रहे हैं कि स्वावलंबी हों। स्वावलंबन अनिवार्य भी है। पति भी नौकरी पर, पत्नी भी नौकरी पर, बच्चे हॉस्टल में और गांव घर में दूर दादा दादी, नाना नानी, बच्चे जड़ से कटते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नितांत एकाकीपन और कहीं न कहीं से दोनों के भीतर अवचेतन मानसिकता में एक अहम का भी प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच भी एक तनाव होता है। अर्थोपार्जन के बावजूद, महत्वाकांक्षाओं की बहुत सारी पूर्तियों के बावजूद बच्चों को लेकर भी तनाव हो सकता है। तनाव एक अहम के कारण भी हो सकता है। आए दिन जो आत्महत्या की इतनी घटनाएं हो रही हैं या तलाक का प्रचलन बढ़ता, पहले अगर पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो जाता था तो घर के बड़े बुजुर्ग या संबंधी आकर उसे सुलटा देते थे और बड़ा प्रेम पूर्ण वातावरण में फिर एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर मनेंद्र कुमार जी, आप बड़े प्यार से आपने भी सामूहिक परिवार को देखा है, जिया है, जाना है, समझा है, महसूस किया है और फिर नौकरी में रहते हुए एकल परिवार का भी स्वाद लिया है। दोनों में जो फर्क है, ये पाश्चात्य से पश्चिम से आई हुई एकल परिवार की हवा भारत को भी प्रभावित, भारतीय परिवार को भी प्रभावित करने लगी और यह शहर से गांव की ओर भी, गांव में भी एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। एक ही परिवार में उपार्जन करने के कारण परिवार के अलग अलग चूल्हे, अलग अलग खर्च हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। गांव के उन संसाधनों को छोड़कर जिन संसाधनों से बड़े परिवार का गुजर बसर हो जाता था, अब छोटे दरबे में रहने के बावजूद भी हम बाहर से तो यह प्रदर्शित करते हैं कि हम सुख चैन में हैं, लेकिन सचमुच क्या बाहर का सुख चैन भीतर के सुख चैन को भी मेंटेन रखता है? देखिए, हमारा देश तो हजारों वर्षों से संयुक्त परिवार में ही विश्वास रखता है और संयुक्त परिवार की मान्यता है।
हम लोग का जो जन्म हुआ, हम लोग के जो उम्र के लोग हैं, सभी संयुक्त परिवार, अभी जितने लोग हैं सभी संयुक्त परिवार में ही पले होंगे। तो हमने संयुक्त परिवार को भी देखा है और अभी एकल परिवार को भी देख रहे हैं। काफ़ी फर्क है। दोनों परिवार का कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। अगर हम संयुक्त परिवार के सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं पहले, तो एक बहुत बड़ा पक्ष यह है कि संयुक्त परिवार में जब दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता के अलावा इन लोगों के साथ जब बच्चे होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका विकास काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक सुरक्षा की भावना उन लोगों के बीच में होती है, बच्चों के बीच में। साथ ही साथ परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें भी एक सुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि एक हमारा संगठन है, हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं अपने परिवार में। तो किसी तरह की कोई समस्या अगर होती है तो उसका समाधान सब लोग मिलकर करते हैं। कुछ और भी बातें, अभी आज का जो जनरेशन है उसमें आप युवकों से अगर बात कीजिएगा, नैतिक मूल्यों की बात कीजिएगा, हमारा जो कुछ धर्मशास्त्र है, जैसे हमारे हिंदुओं का जो धर्मशास्त्र है, रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, महाभारत है, इन सबों के विषय में कुछ भी जानकारी एक युवक को नहीं है। जो 20 साल 25 साल का युवक हो गया, जो एकल परिवार में शुरू से रह रहा है, और इन सभी ग्रंथों का जो प्रभाव है वो मनुष्य के पूरे जीवन पर पड़ता है। मैं अपनी बात ही कहता हूँ, मैं जब 8-10 वर्ष का रहा होगा तो मेरे नाना काफ़ी धार्मिक थे और वो 18 पुराण रखे थे। तो रामचरितमानस हम प्रतिदिन वो हमको सुनाते थे 1-1.5 घंटा, और कई महीनों के बाद पूरा रामचरितमानस मुझे याद हो गया। तो रामचरितमानस में राम भी आदर्श हैं, भरत भी आदर्श है, सीता भी, कौशल्या, दशरथ, सबका एक आदर्श है। जी जी। तो वो आदर्श हमने बचपन से सीखा, मैंने जाना। तो आज इस तरह की बातें अगर कोई जानेगा तो अपने बुजुर्गों से ही जानेगा, क्योंकि एकल परिवार में जब माता पिता केवल हैं तो माता पिता दोनों अगर नौकरी में हैं तो उसके पास समय नहीं है। अगर ज्ञान है भी इसका तो उसके पास समय नहीं है कि बच्चों को इस सब तरह का कोई ज्ञान दे। दूसरी बात कि अब यह बात सही है कि महंगाई बढ़ती गई और आदमी की आकांक्षाएं बढ़ती गई। हर आदमी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएं, लाइफ स्टाइल बदल गया। और जो हमारा पाश्चात्य है, जो अमेरिका है, यूरोप है, स्वाभाविक है, वहाँ लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो हम भी वैसा चाहेंगे बनना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मजबूरन लोगों को बाहर जाना पड़ा और बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ा, हायर एजुकेशन लिया, तो स्वाभाविक है मुजफ्फरपुर में तो नौकरी मिलेगी नहीं। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया IIT से तो मुजफ्फरपुर में कौन सी नौकरी करेगा, सोचने की बात है। तो जाएगा बंगलोर ही जाएगा ना, वो गुड़गांव ही जाएगा ना, और उससे भी अच्छा होगा तो अमेरिका ही जाएगा। मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वहीं पढ़ाई किया, वहीं नौकरी करता है। मेरी छोटी बेटी भी अमेरिका में रहती है। तो उसकी आकांक्षा थी, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं तुम जो है सो BA कर लो और मुजफ्फरपुर में रहो मेरे साथ। उस लायक था, होगा बाहर गया। तो अब उसका जो परिवार होगा तो स्वाभाविक है एकल परिवार ही होगा। तो वो अच्छा कर नहीं गया है, वो समाज का नाम भी अच्छा कर रहा है, देश का नाम भी अच्छा कर रहा है, डॉलर में कमा रहा है, देश को आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जो होना चाहिए एकल परिवार में रहने वाले लोगों के साथ भी, कि वो इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए, पारिवारिक जुड़ाव रहे, एक पारिवारिक जुड़ाव रहना चाहिए। दुख सुख में एक दूसरे को, अगर वो आ नहीं सकता है 24 घंटा की दूरी तय करके, एक निरंतर संवाद रहे, तो संवाद रहना चाहिए। आप
दूरभाष से ही संवाद कीजिए, व्हाट्सएप पर ही बात कीजिए, लेकिन एक कनेक्टिविटी बराबर बनी होनी चाहिए। और कम से कम साल में 1-2 बार प्रयास होना चाहिए। जो भारत देश में रहते हैं वो तो कम से कम 2 बार आ ही सकते हैं, जो अमेरिका में भी रहता है वो भी साल में 1 बार आ ही सकता है, तो उतनी छुट्टी तो मिल ही जाती है। तो वो आने से और पूरे परिवार के लोगों से, केवल माता पिता से नहीं, अगर उसके दादा दादी है, उसके चाचा चाची है, बुआ फूफा है, पूरे सबसे मिले, समेटकर उससे अपने कजिन से मिले, सबसे मिले, तो एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। संयुक्त परिवार में रह के भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट सबके साथ हो। संयुक्त परिवार के विघटन का एक और भी कारण है, उस परिवार में अगर मान लेते हैं 5 भाई है, एक नकारा निकल गया, एक बहू ऐसी आ गई इस घर से, ऐसे घर से कि जो बराबर दूसरे का टांग खींचती रहेगी, तो संयुक्त परिवार भी टूटेगा, टूटेगा, टूटना है। कि एक भाई कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, और एक भाई बहुत ज़्यादा कमाता है और बाकी जो भाई है वो भी मोटा मोटी कमा ही लेता है। तो जो नकारा है उसके प्रति जो बहुत ज़्यादा कमाने वाला है उसकी भावना कुछ और होगी कि बैठ कर खाता है, कुछ करता नहीं है। तो पहले वो विचार कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ तो वो विचार में भी परिवर्तन हुआ। अब गांव की मैं बात कर रहा हूँ, संयुक्त परिवार है, कोई कुछ नहीं करता है, तो उसके प्रति विचार में परिवर्तन जरूर होता है और उसके प्रति जो भावना होनी चाहिए वो भावना भी बदल जाती है और उसको लोग उपेक्षित समझता है, तो वो उपेक्षित समझता है। स्वाभाविक है कि उसका असर परिवार पर पड़ेगा। कुछ और भी बातें आप लोगों ने की, जैसे कि डाइवोर्स का केस होता है या सुसाइडल केस होता है। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, अभी हाल में हमने पढ़ा था एक डेटा में कि वहाँ भी न्यूक्लियर फैमिली से कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली से कुछ लोग, अब सामूहिक परिवार का एक महत्व बढ़ता चला जा रहा है, लोग ऊब रहे हैं एकल परिवार से। और 2 चीज जो आपने कही बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कि एक डाइवोर्स का केस और सुसाइड का केस, यह दोनों एकल परिवार में कहीं ज़्यादा होता है दैन ज्वाइंट फैमिली। घर को एक मुखिया चाहिए, जिस तरह से देश को चाहिए, गांव को चाहिए। तो घर को, जिसको माथा कहते हैं गांव घर के लोग, कि एक माथा है। कहीं किसी का माथा गड़बड़ हुआ, कोई सुस्त है, कोई बोलने में फुहड़ है, तो एक माथा होता है जो सबको नियंत्रित करता है। इसमें एक चीज जो नया ट्रेंड आया है परिवार में, जो पहले जो नातेदारी सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है, तो पहले क्या था कि पैटर्न मैंने पिताजी का देवर है, भाई है, मैंने उसका महत्व घर में ज़्यादा रहता था, या भैंसुर है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब किनशिप सिस्टम में मैटरनल साइड चला गया। अब मामा का महत्व बढ़ गया है, सास का महत्व बढ़ गया है, ससुर का महत्व बढ़ गया। अब डिसीजन मेकिंग में अब वह अपने पिता से नहीं लेता है, वह उसका ससुर का इंटरफेरेंस होता है। सर, ये महत्व तो पहले भी था। नहीं, पहले नहीं था। आज से 40-50 वर्ष पहले सास ससुर बाहर रहते थे, सास तो जाते ही नहीं थे अपने दामाद या इसके यहाँ, वो रहते थे दरवाजे पर। जब उनको बुलाहट होती थी तभी वो घर जाते थे। लेकिन आज क्या है कि वो डे टू डे मैंने इंटरफेयर करती हैं, और जिस घर में ये आने लगता है, उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि लड़कियां माँ डांटती हैं तो इस कान से सुनी, उस कान छोड़ दिया। लेकिन अगर सास डांट देती है तो उसको गिठर बांध लेती है कि ये क्यों डांटी हमको, मुंह फुला ली। और माँ अगर डांट, अगर वह भी अगर उसी तरह से, जिस तरह से माँ एक डांटी और उसको आप एक कान से सुने, उस कान से हटा दिए, लेकिन उसी तरह से अगर आप सास डांट देती है, आप उसी तरह से मान लीजिए कि अगर वो डांट दी और उसको इस कान से लीजिए और उस कान से हटा दीजिए, तो परिवार जो है सो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चले। सर, हमारे आर्ष ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। जैसे सीता जब ब्याह कर गई अयोध्या, तो 3 उसकी सास थी, लेकिन तीनों बेटी की तरह मानदान करती थी, और बड़ा परिवार था। मैं यही कहना चाहूँगा पंकज जी कि देखिए, इन्होंने जो कहा कि सास डांटती है तो उसको उसका गांठ मान लेती है, और माँ डांटती है इस कान से सुनती है, उस कान से हटाती है। मैंने अनेकों परिवार में देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा,
जब बेटी जॉब में है, उसका दामाद जॉब में है, उसके बच्चे के साथ कोई परेशानी होती है, उसका बच्चा बीमार पड़ता है, तो अधिकांश उस बच्चे की नानी ही जाती है वहाँ और अपने घर को छोड़कर 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना वहाँ रहती है। और उस बच्चे की दादी जो है वह जाना नहीं चाहती है। तब हमको एक चीज़ कोई बता दे कि वहाँ इमोशनल अटैचमेंट उस बच्चे को नानी से होगा या दादी से होगा। ये व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी हो सकती है, कहीं नानी अच्छी है, कहीं दादी अच्छी है, कहीं दादा दादी तो दोनों अच्छे हैं, कहीं नाना नानी भी अच्छे हैं, कहीं ननद भी अच्छी है, कहीं बहू भी अच्छी है। तो यह संस्कार, संस्कृति और नैतिकता का ज्ञान जब तक हम अपने बच्चों को नहीं देंगे और इसको देने के लिए एक नजीर के रूप में कि हम 5 भाई हैं, 5 भाई में जो सद्भाव प्रेम हो, बच्चा देखते हुए भी सीखता है। हम कहीं से अगर अनुशासनहीन हो जाते हैं, हम अशिष्ट हो जाते हैं, हम अपसांस्कृतिक प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामूहिक परिवार चलाने के लिए एक अनुभव सिद्ध ऐसे बरगद वृक्ष की छांव की अनिवार्यता है, जिस छांव में एक ही साथ कई तरह के बिड़वे पनपते रहते हैं। इसलिए आज एकल परिवार होने के बावजूद सामूहिक परिवार का जो अर्थ होता है, उसकी जो अनिवार्यता होती है, आज लोग महसूस कर रहे हैं। आज सामूहिक परिवार और एकल परिवार आर्थिक सामाजिक दबाव, बदलते हुए आयाम, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर मनेंद्र कुमार, डॉक्टर रागिनी रानी। आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।